नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रेणु धामानी आज आपको राजनीति विज्ञान के चैप्टर प्रथम राजनीति विज्ञान का अर्थ तथा क्षेत्र के बारे में बताऊंगी। राजनीति विज्ञान क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम दो दृष्टिकोणों के बारे में पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान पारंपरिक दृष्टिकोण और राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। इन दोनों दृष्टिकोणों के आधार पर आप समझ पाएंगे कि राजनीति विज्ञान क्या है। देखो बच्चों, परंपरागत दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत का प्रमुख बिंदु राज्य को माना है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि राज्य का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान है, ये पारंपरिक दृष्टिकोण कहता है। अर्थात राज्य और सरकार का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान है। इसके बाद हम आधुनिक दृष्टिकोण को देखें तो आधुनिक दृष्टिकोण कहता है कि राज्य और सरकार का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान नहीं है, राजनीति विज्ञान शक्ति और सत्ता का अध्ययन है। तो आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर अगर हम देखें तो शक्ति और सत्ता का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान है। ये किसने कहा? ये आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वानों ने कहा। अगर हमें राजनीति विज्ञान के अर्थ को समझना है तो हम विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर भी राजनीति विज्ञान के अर्थ को समझ सकते हैं, जैसे कि गार्नर, गेटल, लास्की। इन परिभाषाओं के आधार पर हम राजनीति विज्ञान के अर्थ को समझ सकते हैं। गार्नर साहब ने राजनीति विज्ञान के बारे में कहा कि राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। तो आप पता चल रहा है इस परिभाषा से कि राज्य महत्वपूर्ण बिंदु है राजनीति विज्ञान के अध्ययन का, राजनीति विज्ञान का। राज्य का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान है, ये कहते हैं गार्नर साहब। इसके बाद गेटल साहब कहते हैं कि राज्य का भूत, वर्तमान और भविष्य ही राजनीति है। ये किसने कहा? गेटल साहब ने कहा। तो देखिए इन परिभाषाओं में कि JW गार्नर के अनुसार राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। इसके बाद गेटल के अनुसार राजनीति राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन है। पास्ट का, वर्तमान का और फ्यूचर का, इनका अध्ययन करने का कार्य किसके अंतर्गत होता है? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत होता है, ये गेटल साहब ने कहा। उसके बाद हैरोल्ड जे लास्की ने कहा कि राज्य तो है ही, लेकिन राज्य के अंदर जो मनुष्य रहते हैं उन मनुष्य के क्रियाकलापों को भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत समाहित किया जाता है। तो इन्होंने एक सुंदर परिभाषा दी। कहा, हैरोल्ड जे लास्की के अनुसार राजनीति के अध्ययन का संबंध मनुष्य के जीवन और एक संगठित राज्य से है। मनुष्य के जीवन और उसके लिए एक संगठित राज्य ही क्या है? राजनीति विज्ञान है। ये हैरोल्ड जे लास्की ने परिभाषाएं दी। तो इन तीनों परिभाषाओं के आधार पर आप समझ सकते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है। तो राजनीति विज्ञान राज्य का प्रारंभ और अंत है, राज्य केंद्र बिंदु है। इसके अलावा मनुष्य के जीवन से संबंधित है राजनीति विज्ञान। उसके बाद हम देखेंगे कि आपने देखा कि राजनीति विज्ञान में राज्य महत्वपूर्ण बिंदु है, राज्य को ज़्यादा वरीयता दी गई है। तो इससे ये जो शब्द है कि राज्य से राजनीति की उत्पत्ति हुई है, ये सबसे पहले सिद्ध किया यूनानी चिंतकों ने। प्राचीन यूनानी चिंतकों ने सबसे पहले राजनीति शब्द का प्रयोग किया और राजनीति शब्द का प्रयोग उन्होंने ग्रीक भाषा में पॉलिस शब्द से किया, जिसका अर्थ होता है बच्चों नगर राज्य। देखिए, राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग ग्रीक भाषा में किया गया यूनानियों ने, और यूनानियों के ग्रीक भाषा के शब्द पॉलिस से राजनीति शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है बच्चों नगर राज्य। तो आपने देखा राज्य से ही राजनीति शब्द निकला है। तो आप समझ सकते हैं कि राज्य की भूमिका राजनीति विज्ञान में कितनी है। तो बच्चों, आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजनीति शब्द किस भाषा से
लिया गया है, तो आपका आंसर होगा ग्रीक भाषा। और राजनीति शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है, तो आपका उत्तर होगा पॉलिस शब्द से। और आपसे पूछा जाए कि पॉलिस शब्द का क्या अर्थ है, तो आपका आंसर होगा नगर राज्य। तो आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान क्या है, तो आप इसका सुंदर सा जवाब दीजिए कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन है। इसके अलावा शक्ति और सत्ता का अध्ययन करता है। ये आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों कि आपने देखा कि राजनीति शब्द राज्य से निकला है, तो राज्य और सरकार का अध्ययन करना ही राजनीति है। लेकिन लासवेल और कैप्लान साहब ने कहा कि शक्ति और सत्ता का अध्ययन करना भी राजनीति विज्ञान है। वो कैसे? इसके लिए उन्होंने एक सुंदर परिभाषा दी बच्चों। क्या कहा देखिए, लासवेल और कैप्लान के अनुसार यह सत्ता को आकार देने तथा उसमें भागीदारी का अध्ययन है। सत्ता को आकार देना, सरकार को एक रूप प्रदान करना और इसके भागीदारी का अध्ययन करना कि इसमें किसकी कितनी भागीदारी होगी, इसका अध्ययन करना राजनीति विज्ञान है। तो आप समझ गए होंगे, सत्ता को आकार देना और उसमें भागीदारी अर्थात शक्ति और सत्ता का अध्ययन करना ही राजनीति विज्ञान है बच्चों। उसके बाद आप देखिए कि राजनीति विज्ञान में आपने देखा शक्ति और सत्ता का अध्ययन है, राज्य और सरकार का अध्ययन है। लेकिन इसके साथ साथ आपको समझना होगा कि राजनीति विज्ञान में क्या है और क्या चाहिए का भी अध्ययन किया जाता है क्या। तो यहाँ पर मैं आपको दो कथनों के बारे में बताना चाहूंगी बच्चों। एक कथन होता है बच्चों आनुभविक। देखिए बच्चों, आपने देखा एक कथन होता है आनुभाविक और दूसरा कथन होता है बच्चों नियामक। इन दोनों कथनों में क्या फर्क है, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूंगी। देखो, भारत में संसदात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो ये कथन आनुभाविक है। जबकि आपसे मैं कहूं कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होनी चाहिए, तो वो नियामक कथन है। क्या होना चाहिए पर जोर देता है नियामक कथन, जबकि आनुभविक कथन से संबंधित है राजनीतिक विज्ञान, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान वास्तविक जीवन की घटनाओं का वर्णन करती है, उनके क्रियाकलापों का संश्लेषण करती है और उसे और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करती है। इसलिए राजनीति विज्ञान का संबंध आनुभविक कथन से है। तो वो देखिए कि आनुभविक कथन के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को क्यों समाहित किया गया है। तो देखिए, राजनीति विज्ञान का संबंध आनुभविक कथन से है। क्यों है? क्योंकि वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं एवं व्यवहारों का मूल्यांकन करता है ताकि उन्हें बेहतर बनाया जा सके। ये काम करता है राजनीति विज्ञान। तो यहाँ पर आपने गार्नर, गेटल, आपने देखा लास्की, लासवेल और कैप्लान की परिभाषाओं के आधार पर आप राजनीति विज्ञान के अर्थ को समझ सकते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है। तो मैं बताना चाहूंगी, राजनीति विज्ञान का अर्थ है राज्य और सरकार का अध्ययन, शक्ति और सत्ता का अध्ययन तथा वर्तमान जीवन की घटनाओं का अध्ययन करना और उसे और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करना ही राजनीति विज्ञान है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो राजनीति विज्ञान है उसका विकास कैसे हुआ, आज किस रूप में राजनीति विज्ञान को देखा जा रहा है। क्योंकि राजनीति विज्ञान का जो विषय है पहले संकुचित था, लेकिन जैसे 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 समय गुजरता जा रहा है इसके विषय में परिवर्तन होता जा रहा है, इसके विषय का विकास होता जा रहा है। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो सबसे पहले यूनानी चिंतकों ने राजनीति शब्द के बारे में बताया, राजनीति के बारे में अपने विचारों को व्यक्त किया और उन यूनानी चिंतकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है बच्चों प्लेटो और अरस्तु साहब का। देखो, प्राचीन काल में अरस्तु और प्लेटो का नाम लिया जाता है।
अरस्तु और प्लेटो, यहां तक कि अरस्तु ने तो राजनीति विज्ञान को मास्टर विज्ञान तक की संज्ञा दी है, जबकि प्लेटो ने राजनीति में सबसे ज्यादा नैतिकता पर जोर दिया है। इसके अलावा राजनीति में वैधानिक पक्ष पर जोर देने वाले प्राचीन रोमन चिंतक थे। कौन थे? रोमन चिंतकों ने सबसे ज्यादा जोर राजनीति के वैधानिक पक्ष पर दिया। तो बच्चों, आपसे यहां पर भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान को मास्टर विज्ञान की संज्ञा किसने दी? तो इसका आंसर होगा बच्चों अरस्तु। आपसे पूछा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान के किस चिंतक ने राजनीति में नैतिकता पर बल दिया? तो आपका जवाब होगा प्लेटो। इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वैधानिक पक्ष पर जोर किसने दिया? तो प्राचीन रोमन चिंतकों ने राजनीति में वैधानिक पक्ष पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। देखो बच्चों, प्लेटो नैतिकता की ओर लेकर के गया और अरस्तु ने उसको यथार्थवादी स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। प्राचीन काल के बाद हम मध्यकाल की तरफ आते हैं। मध्यकाल में बच्चों चर्च का आधिपत्य था, धर्म का प्रभुत्व था, समाज पर सबसे ज्यादा नियंत्रण चर्च का था। ईश्वर के ऊपर लोगों का विश्वास था और लोग राज्य से ऊपर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते थे। यही कारण था कि मध्यकाल में राजनीति चर्च के अधीन सत्ताएं रही और चर्च के अधीन रहते हुए ही हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत उनका अध्ययन करते हैं। तो मध्यकाल की जो राजनीति थी वो चर्च की अधीनता के रूप में देखी जा सकती है बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों औद्योगिक काल। सबको पता है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के प्रादुर्भाव तक हालात ऐसे थे कि उस समय तक राज्य का प्रमुख दायित्व होता था आंतरिक कानून बनाना तथा बाहरी सुरक्षा प्रदान करना। यही राज्य का कार्य माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति पूरे विश्व में फैलती गई, विश्व में एक नई विचारधारा आई जिसका नाम था बच्चों पूंजीवादी विचारधारा। जैसे जैसे समाज में पूंजीवादी विचारधारा का विकास हुआ, समाज में एक नया वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम था बुजुर्वा वर्ग। इस बुजुर्वा वर्ग के कारण एक अन्य जो वर्ग था वो आ गया सामने, समाज के सामने, जिसका नाम था मजदूर वर्ग। तो मजदूर वर्ग आ गया, बुजुर्गा वर्ग आ गया, तो लोगों की समस्याएं बदल गई। लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्य को चुना गया ताकि राज्य उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करे और राज्य को एक बेहतर स्थिति प्रदान कर सके। ये राज्य का कार्य हो चुका था औद्योगिक क्रांति तक। और औद्योगिक क्रांति के बाद जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आई। अब बात करते हैं हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध के बाद हमारे विश्व में एक नई प्रणाली, एक नई व्यवस्था का प्रारंभ हुआ जिसका नाम था बच्चों व्यवहारवाद। अब तक राजनीति में सरकार के अंगों, सरकार की कार्यप्रणालियों, सरकार के विधि एवं नियमों और कानूनों का अध्ययन राजनीति के अंतर्गत किया जाता था। लेकिन अब सरकार जो है या राजनीतिक चिंतक जो है राज्य के व्यवहार और कार्यों पर फोकस करने लगे और राज्य के अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग पर ज्यादा जोर देने लगे। राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान बनाने के पक्षधर ये लोग खड़े हो गए। ये चाहते थे कि राजनीति विज्ञान में विज्ञान की तरह अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण, इन विधियों का सहारा लेकर के अध्ययन किया जाए, भविष्यवाणियां की जाए, राजनीति विज्ञान में कार्य और कारण संबंधों को स्थापित किया जाए। तो व्यवहारवाद जिसके प्रणेता ईस्टर्न साहब को माना जाता है, उन्होंने राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने पर भरसक प्रयास किया। तो आपने देखा कि राजनीति विज्ञान के विषय का विकास बढ़ता चला गया। व्यवहारवाद के बाद एक नई प्रणाली सामने आई जिसको कहते हैं उत्तर व्यवहारवाद। राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पक्ष पर जोर व्यवहारवाद ने दिया, लेकिन
कार्य की प्रासंगिकता पर सबसे ज्यादा जोर उत्तर व्यवहारवाद में दिया गया कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या एक सामाजिक विज्ञान। हमें इस चीज पर नहीं जाकर के हमें यह सोचना चाहिए कि जनता के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं वो कितने प्रासंगिक है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान तथा राजनीति शब्द का प्रयोग बार बार में हम राजनीति विज्ञान के विषय में करते हैं, तो क्या ये दोनों शब्द एक जैसे हैं? इन दोनों विषयों में क्या अंतर है, देखते हैं। राजनीति विज्ञान और राजनीति के बीच के अंतर को समझने के लिए हमें राजनीति को समझना होगा कि राजनीति क्या है। तो देखिए बच्चों, राजनीति क्या है? राजनीति विज्ञान की व्याख्या का एक हिस्सा, राजनीति विज्ञान की व्याख्या करने का एक हिस्सा ही माना जाता है राजनीति विज्ञान। इस बिंदु के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एक व्यापक है, जबकि उसका संकुचित रूप राजनीति को माना जाता है। इस बिंदु के आधार पर आप इस बात को समझ सकते हैं बच्चों। दूसरा बिंदु देखिए, जनता की समस्याओं को हल करने का तंत्र। राजनीति क्या है? हमारे सामने जो भी समस्याएं आई, सरकार के सामने जो भी समस्याएं आई, उन समस्याओं का समाधान करना राजनीति है। लेकिन उन समस्याओं के समाधान करने का तरीके का अध्ययन करना राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो राजनीति क्या कहती है? जनता की समस्याओं को हल करो, जबकि राजनीति विज्ञान उनको हल करने के तरीके का अध्ययन करता है। इसके बाद तीसरा बिंदु देखिए बच्चों, शक्ति पाने तथा उसे बनाए रखने की तकनीक। राजनीति विज्ञान क्या है? शक्ति को पाना है, लेकिन शक्ति पाने की जो तकनीक है उसका अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। लेकिन राजनीति कहती है कि आप शक्ति को कैसे पाओगे और उसे यथावत कैसे बनाए रखना है, ये सब राजनीति सिखाती है। जबकि शक्ति पाने के तरीके का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं बच्चों। उसके बाद है वास्तविक घटनाओं की प्रक्रिया। राजनीति वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है, जो कि हमारे राज्य, समाज, परिवार और संस्था के अंतर्गत जो भी वास्तविक घटनाएं हो रही है वह राजनीति है। लेकिन उन राजनीतिक जो भी वास्तविक घटनाएं हो रही है उन घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो आप इन बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए राजनीति और राजनीति विज्ञान के अर्थ को समझ सकते हैं कि राजनीति संकुचित है, राजनीति विज्ञान विस्तृत है। राजनीति जनता की समस्याओं को हल करता है, जबकि राजनीति हल करने का तरीका ढूंढता है। इसके अलावा राजनीति वर्तमान घटनाओं से संबंधित है, जबकि राजनीति विज्ञान वर्तमान घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना है। तो आपने राजनीति तथा राजनीति विज्ञान के अंतर को समझा। ये प्रश्न भी बच्चों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट्स के आधार पर आप राजनीति और राजनीति विज्ञान के अर्थ को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्षेत्र की। आपने अर्थ के बारे में समझा कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है और विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर मैंने उसको समझाया कि राजनीतिक विज्ञान के अर्थ में सरकार का अध्ययन, राज्य का अध्ययन, शक्ति और सत्ता का अध्ययन है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य का क्षेत्र क्या होगा। फिर भी मैंने इन 4 बिंदुओं के आधार पर आपको राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में बताने की कोशिश की है। तो ये 4 बिंदु क्या है देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राज्य केंद्र बिंदु है, जो कि परंपरागत दृष्टिकोण कहता है। उसके बाद आता है सरकार की कार्यप्रणाली। सरकार क्या कार्य करती है, किन रूपों में कार्य करती है, क्या क्या शक्तियां उसके पास है, इन सब का अध्ययन करना राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है जनता के साथ संबंध। आप सब जानते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम
किसका अध्ययन करते हैं? जनता के लिए सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किए जाते हैं उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, चाहे उसने अधिकार देने हो, चाहे व्यक्तियों को स्वतंत्रता देनी हो, चाहे व्यक्तियों के लिए न्याय प्रदान करना हो, इन सारी अवधारणाओं का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो सबसे पहले हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राज्य की भूमिका के बारे में समझेंगे कि राज्य की राजनीति विज्ञान में क्या भूमिका है। ये बात आपके प्राचीन ग्रीक यूनानी चिंतकों ने सिद्ध कर दिया है, क्योंकि राजनीति शब्द बना ही नगर राज्यों से है। तो आपको राज्य की भूमिका अपने आप ही समझ में आती है, लेकिन आधुनिक रूप में सबसे पहले राज्य शब्द की व्याख्या करने वाले आधुनिक विचारक हुए मैकियावली साहब, जो कि इटली से संबंधित थे। इन्होंने सबसे पहले राज्य शब्द का आधुनिक रूप से प्रयोग किया। मैकियावली साहब ने, ये प्रश्न भी आपसे बच्चों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राज्य शब्द का आधुनिक प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आपका आंसर होगा मैकियावली। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि आधुनिक विचारक मैकियावली कहाँ से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा इटली से। और आपसे ये जो नीचे आपका बिंदु है, राज्य के 4 तत्व भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो पहला राज्य का तत्व है जनता, दूसरा है भूभाग, तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता। तो जनता क्या है? अगर जनता नहीं होगी राज्य में तो राज्य का कार्य किसके लिए होगा? तो राज्य में जनता होगी तभी राज्य का अस्तित्व बना रह सकता है। उसके बाद आता है भूभाग। अगर राज्य है तो उसका एक निश्चित भौगोलिक सीमा होना जरूरी है, क्योंकि निश्चित भौगोलिक सीमा होगी तभी उसे राज्य माना जाएगा। तीसरा है सरकार। राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति किसके माध्यम से करती है? सरकार के माध्यम से करती है। तो राज्य का एक आवश्यक तत्व है सरकार। सरकार के माध्यम से ही जनता की भलाई के लिए राज्य कार्य करता है। उसके बाद चौथा आता है बच्चों संप्रभुता। संप्रभुता क्या है बच्चों? कि हम जो भी आंतरिक रूप से कार्य कर रहे हैं या बाहरी हमारी जो सीमा है उस पर किसी बाहरी व्यक्ति या सत्ता का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र होना ही संप्रभुता कहलाती है। किसी के अधीन न होना ही संप्रभुता कहलाती है। इसीलिए प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य माना गया है, क्योंकि भारत आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्ण रूप से संप्रभु है, किसी भी बाहरी नियंत्रण के अधीन नहीं है। तो राज्य के 4 तत्वों को आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना पड़ेगा और अगले अध्याय में हम इनकी डिटेल्स भी पढ़ेंगे। 4 तत्व याद रखना है। पहला जनता, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। अब आपने देखा कि राज्य की होना चाहिए, राज्य के बिना राजनीति विज्ञान के अंदर अध्ययन किसका करेंगे? हमें पता चला, लेकिन राज्य की भूमिका कितनी होगी, उसका क्या आधार होगा, वो व्यक्ति के किन किन मामलों में हस्तक्षेप करे, ये प्रश्न राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों, सबसे पहले आपने एक विचारधारा सुनी होगी, उदारवादी विचारधारा। उदारवादी विचारधारा कहती है व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए ये विचारधारा है, ये कहती है व्यक्ति को खुला छोड़ दो, उसके आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप मत करो। इसी के साथ उन्होंने राज्य के लिए भी अपना एक वक्तव्य दिया और कहा कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य बुराई है लेकिन हमारे लिए आवश्यक है। राज्य को एक पुलिस राज्य की संज्ञा देने वाली विचारधारा उदारवादी विचारधारा कहलाती है। वो कहती है कि राज्य को केवल व्यक्ति के या समाज के जो भी आंतरिक रूप से जो भी कानून है या बाहरी सुरक्षा करनी है
तभी राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, वरना व्यक्ति के आंतरिक मामलों में राज्य का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसमें जॉन लॉक की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है कि राज्य का क्या कार्य होना चाहिए। देखिए, राज्य एक आवश्यक बुराई है। इसके अलावा राज्य को केवल व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार क्या है? जो हमें जन्मजात प्राप्त होते हैं, जिनको नियंत्रित राज्य भी नहीं कर सकता, उन अधिकारों का नाम है प्राकृतिक अधिकार। और इस प्राकृतिक अधिकार के अंदर से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक अधिकार क्या है, तो आप इसका आंसर देंगे कि जो हमें जन्म से प्राप्त है और राज्य जिसको नियंत्रित नहीं कर सकता, उन अधिकारों का नाम है प्राकृतिक अधिकार। जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर राज्य का कार्य बताया है कि व्यक्ति के जो भी प्राकृतिक अधिकार है, उनकी सुरक्षा करना ही राज्य का दायित्व है। आपने देखा, उदारवाद पुलिस राज्य बनाना चाहता है। किसको? राज्य को। लेकिन राज्य को चाहता है कि राज्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मार्क्सवादी विचारधारा इसके विपरीत विचारधारा है। वो कहती है कि राज्य एक निष्पक्ष संस्था नहीं है, राज्य धनी लोगों का हथियार है। इस हथियार के द्वारा वह शोषित वर्ग का शोषण करती है। मार्क्सवादी विचारधारा राज्य विहीन समाज की परिकल्पना करती है। राज्य होना चाहिए, उदारवाद कहता है। वो कहता है कि व्यक्ति के आंतरिक मामलों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन मार्क्सवादी विचारधारा तो कुछ और ही कह रही है कि राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज होना चाहिए, ताकि समाज में सर्वहारा वर्ग की भूमिका सिद्ध हो सके। तो आपने दो विचारधाराएं देखी। इन विचारधाराओं के आधार पर आप समझ सकते हैं कि राज्य की भूमिका कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा एक विचारधारा और है बच्चों, गांधीवादी विचारधारा या गांधीवादी दृष्टिकोण। गांधीवादी दृष्टिकोण कहता है कि लोगों के अस्तित्व को बचाना राज्य का दायित्व है। ट्रस्टी के रूप में राज्य का प्रमुख दायित्व है कि लोगों के अस्तित्व को बनाए रखे। ये कार्य गांधीवादी दृष्टिकोण कहता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण मैंने बता ही दिया कि राज्य निष्पक्ष संस्था नहीं है, राज्य धनी लोगों का हथियार है, जिसमें गरीबों का शोषण होता है बच्चों। तो आपने ये दृष्टिकोण देखे। इसके बाद आप देखेंगे कि राज्य को पुलिस राज्य बनाया गया। राज्य होना ही नहीं चाहिए, लेकिन 1930 के दशक के बाद एक नई अवधारणा आई जिसका नाम था लोक कल्याणकारी राज्य। यहाँ पर राज्य के बहुत सारे कार्य हो गए, क्योंकि राज्य का प्रमुख उद्देश्य था नागरिकों का कल्याण और विकास करना। नागरिकों के कल्याण और विकास करने के लिए राज्य को बहुत सारे काम करने पड़े, जिसके कारण राज्य की भूमिका बढ़ती गई और राजनीति विज्ञान में राज्य विषय का क्षेत्र भी लगातार बढ़ता गया। अब राज्य नागरिकों के कल्याण और विकास के लिए बहुत सारे कार्य करेगा, जिसके लिए उसके पास में शक्ति का होना भी जरूरी है। तो आप इस चैप्टर में शक्ति और सत्ता के बारे में भी पढ़ेंगे। तो समझो कि शक्ति क्या है बच्चों। शक्ति दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं एवं आचार व्यवहार को प्रभावित करता है। आप जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी आचार व्यवहार कर रहे हैं, वो दूसरों के द्वारा नियंत्रित है। तो उस जिसके द्वारा नियंत्रित है उसी को कहते हैं शक्ति। तो बच्चों, आपने देखा कि शक्ति वैध भी हो सकती है और अवैध भी हो सकती है। मैं कहती हूं, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको बाध्य कर सकता है। तो उसकी बाध्यता क्या है? शक्ति है, जो कि क्या है? वैध है। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो शक्ति मिली हुई है वो वैधता है उसमें, लेकिन किसी डकैत की जो शक्ति है वो वैध नहीं मानी जाती है। तो जहां शक्ति में वैधता आ जाती है उसी का नाम है बच्चों सत्ता। तो आप देख चुके होंगे कि शक्ति का ही एक रूप है सत्ता, लेकिन सत्ता में
क्या आता है? संवैधानिक क्रियाएं आती है जिनको सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें वैधता का गुण होता है। जहां शक्ति और वैधता होती है वही सत्ता होती है। तो आपने शक्ति और सत्ता देखी। इन शक्ति और सत्ता का अध्ययन करना ही राजनीति है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और राजनीति विज्ञान में हम शक्ति, सत्ता, इसके अलावा राज्य, सरकार और सरकार की कार्य प्रणालियों का अध्ययन करते हैं। तो शक्ति और सत्ता को एक बार दोबारा देखते हैं कि शक्ति क्या है, मैंने बता दिया। सत्ता क्या है? संवैधानिक सत्ताधारियों द्वारा प्रयोग की गई शक्ति है। मैंने बताई ये बात आपको कि शक्ति दूसरों के विचारों को प्रभावित करती है, लेकिन शक्ति में वैधता भी हो सकती है और वैधता नहीं भी हो सकती है, लेकिन सत्ता में वैधता का गुण पाया जाता है। इसीलिए सत्ता में शक्ति और वैधता निहित होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है? तो शक्ति दूसरों के क्रियाओं को और आचार व्यवहार को नियंत्रित करने का तरीका है, व्यवहार को प्रभावित करता है, जबकि सत्ता संवैधानिक तंत्र के द्वारा प्रयोग की जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि सत्ता में क्या निहित होता है? तो सत्ता में शक्ति और वैधता निहित होती है। तो आज हमने राजनीति विज्ञान के अर्थ और क्षेत्र के बारे में पढ़ा। अगले अध्याय में हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सरकार की कार्यप्रणालियों, इसके अलावा नागरिकों के साथ संबंध स्थापित करते हुए स्वतंत्रता, समानता और न्याय की प्रासंगिकता का अध्ययन करेंगे बच्चों। धन्यवाद।